जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में अफगानिस्तान शरीक नहीं हो रहा। अफगानिस्तान क्यों नहीं आ रहा, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और आइनी तरामीम का इशू मजीद उलझ गया है। JUI ने हुकूमत के मसवदे को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। अब अगर JUI सपोर्ट नहीं कर रही तो क्या आइनी तरामीम मंजूर हो सकेंगे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और बिलावल भुट्टो साहब ने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मदद से आईनी अदालत को सपोर्ट करने का एक नया फार्मूला दे दिया है। और उन्होंने कहा जी कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह भी ये चाहते थे कि आईनी अदालत बने। क्या वाकई बिलावल भुट्टो साहब ठीक कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और आज परवेज़ खटक साहब के इंतकाल की खबर गर्दिश करती रही और लोगों ने बाकायदा ताज़ीती पैगामात भी जारी कर दिए, लेकिन फिर ये खबर गलत साबित हुई। परवेज़ खटक साहब की सूरत क्या है और क्यों इनके बारे में ये खबर फैलाई गई, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और गंडापुर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी अपनी पार्टी के जो 15 अक्टूबर के धरने का कल ऐलान किया, पार्टी ने उसको सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। गंडापुर साहब उस प्रोटेस्ट में शरीक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को डी चौक में मुजाहरा करने का ऐलान किया था। कल ऐलान ये किया था, लेकिन अब ये ताज़ा खबर आ रही है कि गंडापुर साहब इस ऐलान को सपोर्ट नहीं कर रहे। और अब अगर ये यहाँ पे कोई धरना होता है या यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट होता है तो गंडापुर साहब उसमें शरीक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, ये आगे चल के मैं आपको पूरी तफसील से बताऊँगा। लेकिन सरदस्त शंघाई ताउन तंजीम की तरफ आते हैं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो है 23rd इजलास है ये, और क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त चेयरमैन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन है, तो इसलिए ये इजलास पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और ये 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर 2 दिन होगा। 17 अक्टूबर को ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाएगी और तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान वापस चले जाएंगे। इस शंघाई ताउन तंजीम की जो तंजीम है उसके अंदर 2 मुल्क ऐसे हैं जिनको ऑब्जर्वर्स का दर्जा हासिल है। इसमें एक अफ़गानिस्तान है और दूसरा मंगोलिया है। लेकिन इस बार अफ़गानिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया और इस वजह से अफ़गानिस्तान इसके अंदर शरीक नहीं हो रहा। अफ़गानिस्तान की तरफ से यही एतराज़ आया है कि जब हम ऑब्जर्वर हैं तो हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा। तो पाकिस्तान की तरफ से शंघाई ताउन तंजीम की तरफ से उन्हें ख़त लिखा गया और उस ख़त में बताया गया है कि जो अफ़गानिस्तान है ये 7 जून 2012 को इस तंजीम का हिस्सा बना था, लेकिन ऑब्जर्वर की हैसियत से बना था। इसे मुल्क कंसिडर नहीं किया जा रहा था या इसे मेंबर कंसिडर नहीं किया जा रहा था। और उसके साथ साथ मंगोलिया जो है वो भी ऑब्जर्वर है और उसे भी मेंबर अभी तक मेंबर का दर्जा नहीं मिला। लेकिन अफ़गानिस्तान जो है वो 2012 से ऑलमोस्ट हर कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक होता रहा। लेकिन 2021 में जब अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई और अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई और उसके बाद वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट आई, तो फिर अफ़गानिस्तान को गैर फ़ाल करार दे दिया गया था। उन्हें अब शंघाई ताउन तंजीम का मेंबर नहीं समझा जा रहा। सरदस्त उसका जो स्टेटस है वो गैर फ़ाल है। ये नहीं कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया या उसको निकाल दिया गया, लेकिन उसे गैर फ़ाल डिक्लेयर कर दिया गया। तो तकरीबन आप ये समझें कि 9 साल ये ताउन तंजीम का हिस्सा रहा, लेकिन उसके बाद फिर अब ये गैर फ़ाल है और इस वजह से इसे किसी भी इजलास में नहीं बुलाया जा रहा। अलबत्ता मंगोलिया को दावत दी गई और मंगोलिया का वफ्द भी आएगा, लेकिन वो ऑब्जर्वर की हैसियत से आएगा। उसका कोई वोट काउंट नहीं होगा, वो अपनी राय नहीं दे सकेगा, वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा उस सारी कॉन्फ्रेंस को। और आने वाले कुछ अरसे में हो सकता है कि मंगोलिया जब उस लेवल पे आ जाए कि उसे मुल्क या मेंबर कंसिडर कर लिया जाए, तो फिर उसके बाद मंगोलिया को भी इस ताउन तंजीम का हिस्सा बना लिया जाएगा। लेकिन सरदस्त अफ़गानिस्तान का जो स्टेटस है वो कोई बेहतर नहीं है और इसलिए उन्हें गैर फ़ाल डिक्लेयर करके उन्हें दावत नहीं देगी, जिस पे अफ़गानिस्तान खासा नाराज़ है। आज आइनी तरामीम की जो पार्लिमानी कमेटी है उसका दूसरा इजलास हुआ और ये इजलास सैयद खुर्शीद अली शाह साहब की सरबराही में हुआ। और इस इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शरीक हुई और वो बाकायदा वहाँ पे आई थी। और जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा, गौहर खान साहब से और उमर अयूब साहब से, कि क्या आपको अपना मसवदा लेकर आए, तो उन्होंने कहा जी हम तो अपना कोई मसवदा नहीं लेकर आए, हमने सिर्फ इनकी बात सुननी है। अगर हमें ये बात सूट करेगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम सिर्फ ये सुन के घर वापस चले जाएंगे।
तो फिर आज जब वहाँ पे पहुँचे तो फौरी तौर पे उमर अयूब साहब ने वहाँ पे बात की कॉन्फ्रेंस के अंदर, मीटिंग के अंदर। उन्होंने कहा जी वो कि आप जो कुछ हमारे साथ कर रहे हैं उसके बाद अगर आप ये तवक्को करते हैं कि हम आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक चलेंगे तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। उमर अयूब साहब का ये कहना था कि हमारे कारकुनों को उठाया जा रहा है, हमारे MNAs को रिश्वत की ऑफ़र की जा रही है, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें 50-50 करोड़ रुपए की ऑफ़र की जा रही है कि आप वोट दे दें और 50 करोड़ रुपए ले लें। उन्होंने कहा जी इस हद तक आपने मंडी लगाई हुई है और इस मंडी में अगर आप ये तवक्को करते हैं कि आपकी जो तरमीम है उनको हम सपोर्ट करेंगे तो ये मुमकिन नहीं। वहाँ पे उन्होंने इमरान खान साहब का जिक्र भी किया कि इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है। हमने 15 अक्टूबर को यहाँ पे धरना देना है, यहाँ पे प्रोटेस्ट करना है, लेकिन हमें हमारा जमहूरी हक नहीं दिया जा रहा। एक पॉलिटिकल पार्टी को ये हक हासिल है कि वो कहीं पे भी जाके कोई भी एहतजाज कर सके। जब हमें आईन इजाज़त देता है तो आप हमें इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? तो उमर अयूब साहब की तकरीर बड़ी टफ थी और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्हें समझाया गया कि शंघाई तावन तंजीम का इजलास पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रिटिकल है, तो आपको इस धरने को, इस एहतजाज को कॉल ऑफ कर देना चाहिए। लेकिन उमर अयूब साहब इस पर खामोश है और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। गौर खान साहब ने भी बात की, लेकिन उनकी टोन बड़ी नरम रही, लेकिन उसके मुकाबले में उमर अयूब साहब की टोन बड़ी सख्त थी और उनका मौक़िफ़ भी बड़ा सख्त था। असद कैसर साहब को वीडियो लिंक पे लिया गया था और उन्होंने अपनी राय वीडियो लिंक के ऊपर भी दी और उनका भी ये कहना था कि इमरान खान साहब के साथ हमारा एक्सेस करवाया जाए, हम सिर्फ ये मालूम करना चाहते हैं कि उनकी सेहत कैसी है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो फोरम है इसके लिए नहीं है, इसके लिए आपको बाकायदा दूसरे फोरम पर जाना पड़ेगा। हम यहाँ पर सिर्फ आइनी तरमीम जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। बहरहाल आज JUI ने ये इतराफ़ किया कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से मसवदा मिल गया है और हमने उसकी स्टडी कर ली है। साथ कामरान मुर्तज़ा साहब ने यह भी कहा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, हमारा मौक़िफ़ उनके साथ मिलता जुलता है, लेकिन हम आइनी अदालत बनाने के हक़ में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आइनी बेंच बन जाए और उसके पास ये इख्तियार हो कि आइनी मामलात को देखे, क्योंकि आपके पास सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आइनी जो मुकदमात होंगे वो 150 या 200 मुकदमात होंगे। तो 150-200 मुकदमात के लिए एक नई अदालत बनानी, एक नया सेटअप बनाना, इसकी कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि इस पर फिर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, फिर हैसल्स होगी लोगों को। तो इसके लिए बजाय इसके कि आप एक नई अदालत बनाएं, उससे बेहतर है कि आप इसे आइनी बेंच बना दें जो सिर्फ आइनी मामलात को देखे और बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उससे अलग हो जाए। तो JUI ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है, लेकिन गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मौक़िफ़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो मज़ीद डेलिब्रेशन कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से JUI या मौलाना फजलुर रहमान साहब को कायल कर सकें। लेकिन JUI ने अपना मौक़िफ़ दे दिया। उन्होंने कहा जी हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इससे यूँ महसूस होता है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या नून लीग ने एंगेज करना शुरू किया था, अब उस एंगेजमेंट का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। तो JUI तो बहरहाल इस सूरत हाल में को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हुई नज़र नहीं आ रही। अब अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब सपोर्ट नहीं करते तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आइनी तरमीम पास हो सकेंगी। गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे पास अददी बर्तरी है। गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि जनाब हमारे पास मेंबर है और हम इसे बड़ी आसानी से पास करवा लेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नेशनल कंसेंसस हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई मेंबर्स पूरे हैं और ये आसानी से ये पास करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आसानी से ये पास करवाया जा सकता तो इस लेवल पे गवर्नमेंट को नहीं गवर्नमेंट ना आती। लेकिन अब एक दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर आपने कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट तोड़ भी लिए तो सेनेट में क्या करेंगे? कोई सेनेट में जब तक अख्तर मैंगल साहब आपको सपोर्ट नहीं करते, जब तक मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको सपोर्ट नहीं करते, तो वहाँ पे आप ये आइनी तरमीम पास नहीं करवा सकेंगे। तो कौमी असम्बली से अगर हो भी गई तो सेनेट से गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है स्वाय मौलाना फजलुर रहमान साहब और अख्तर मैंगल साहब की गुफ्तगू, उनसे गुफ्तगू करना और उनकी बातें मानना और उनके मुतालबात को तस्लीम करना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बहरहाल एक ज़ैली कमेटी बना दी गई है और उस ज़ैली कमेटी के अंदर PTI के 2 रुकन भी हैं और उसके साथ साथ JUI के 1 रुकन भी हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं। और अब ये ज़ैली कमेटी जो है 17 अक्टूबर को उसका इजलास है और ये गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि 17 अक्टूबर को इसे फाइनल करके 18 अक्टूबर को इस तरमीमी पैकेज को पास करवा दिया जाए, क्योंकि फिर गवर्नमेंट के पास टाइम बड़ा कम है। दूसरी साइड पे काजी फायज ईसा साहब ने अपनी फाइलें इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं। उनको ये महसूस होता है कि ये गवर्नमेंट तरमीम पास नहीं करवा सकेगी और मैं 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाऊंगा। तो काजी साहब जो हैं बहुत ज़्यादा पूरा उम्मीद नज़र नहीं आ रहे, बल्कि उन्होंने गुड बाय कहना शुरू कर दिया है और उन्होंने फेयरवेल जो है बार्स की हैं वो भी कबूल करने शुरू कर दिए हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि गवर्नमेंट का शायद ये प्रोजेक्ट कामयाब ना हो सके
और आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इसका एतराफ़ भी किया। उन्होंने कहा जी कि ज़रूरी नहीं है कि 25 तारीख से पहले पहले हम ये तरामीम पास करवा लें, ये 4 महीने आगे भी जा सकती हैं। तो गवर्नमेंट जो है थोड़ी सी शेकी है इस सारे सिनेरियो के अंदर। दादा ये कहा जा सकता है कि हो सकता है गवर्नमेंट को मुकम्मल नाकामी हो और वो पुराना सेटअप जो है वो चलता रहे। अब अगर पुराना सेटअप चलता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ होगी और ये गवर्नमेंट कहाँ होगी? गवर्नमेंट मुझे नहीं फिर उसके बाद बचती हुई नजर आती। अब हम आते हैं बिलावल भुट्टो साहब की तरफ। बिलावल भुट्टो साहब ने एक तवील ट्वीट की और उसके अंदर उन्होंने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि 1931 में जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, तो उस वक्त कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ ये था कि हिंदुस्तान के अंदर एक आइनी अदालत बननी चाहिए। कायदे-ए-आज़म बल्कि ये कहा करते थे और उसमें उन्होंने कहा भी कि ये बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल होती है कि जो हमारे जजेस हैं उनके पास सुबह के वक्त मुकदमा कुछ होता है, वो सुबह के वक्त हिंदू कानून के ऊपर बात कर रहे होते हैं, उसका फैसला कर रहे होते हैं। दोपहर के वक्त वो हवा और साफ़ पानी के बारे में बात कर रहे होते हैं, राशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद शाम के वक्त जो होते हैं उनका मौक़िफ़ और होता है और अगले दिन वो तजारती मामलात को देख रहे होते हैं और उससे अगले दिन तलाक के केसेस जो होते हैं उसको सुन रहे होते हैं। तो एक आइनी अदालत कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि होनी चाहिए थी, जिसके अंदर बैठ के सिर्फ आइनी मामलात को डिस्कस किया जा सके, क्योंकि उसके लिए एक हायर फोरम चाहिए। तो बिलावल भुट्टो साहब ने पूरी ट्वीट के अंदर कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ बयान किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है वही मौक़िफ़ कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था। और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1931 में जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस वक्त वो आइनी अदालत बनाना चाहते थे। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिर्फ आइनी अदालत के बारे में नहीं फरमाया था, उन्होंने बहुत कुछ फरमाया था। 1947 में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इफ्तिताह पे एक तकरीर की थी। सिर्फ आप वो तकरीर देख लें और जब आप वो सुनेंगे, उसे पढ़ेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किस किस्म का पाकिस्तान चाहते थे। तो उनके वो फरमुदात जो हैं वो हमने साइड पर रख दिए हैं। उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तक अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह नहीं कहा कि 1947 में जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह था तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन सा पाकिस्तान का तस्वर पेश किया था, उसको एक साइड पर रख के सारी जमातें बैठ गई हैं। लेकिन ये जो 1931 की कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ है उसे निकाल के उन्होंने कहा देखें जी कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी यही चाहते थे। भाई कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ये आज चाहते थे, ये तो 1931 में चाहते थे। और अगर बिलावल भुट्टो साहब मज़ीद 7 साल इंतज़ार कर लेते तो इस चाहने को 100 साल पूरे हो जाते और 100 साला तकरीबात के दरमियान कायदे मोहम्मद अली जिन्ना के फरमुदात की आइनी अदालत से रिलेटेड 100 साला तकरीबात करते और उसके बाद कहते कि देखें कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब जो है हम पूरा कर रहे हैं। तो 7 साल मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो साहब को इंतज़ार करना चाहिए था। इतनी जल्दी क्या थे, कम से कम 100 साला तकरीबात तो हो जाते। ये एक पुराना वतीरा है हम सब का कि हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कायदे-ए-आज़म का कॉल निकाल के जो ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं उसके अंदर फिट करते हैं। फिट करने के बाद कहते हैं देखें कायदे मोहम्मद अली जिन्ना भी यही कह रहे थे। बल्कि बाज़ औक़ात तो इलामा इकबाल साहब का कोई शेर भी उसके अंदर डाल के कहते हैं कि इकबाल की सोच और उसके साथ साथ इमरान खान की सोच के अंदर देखें किस कदर मुताबिकत है। और हम सब तो जी उसके मुताबिक चल रहे हैं। जो ख्वाब इलामा इकबाल ने देखा था आज देखें वही ख्वाब हमारे इमरान खान साहब को नज़र आ रहा है। और इस साइड पर देखें जी जो फरमाया था कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने 1931 में वही जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने फरमाया था और वही आज बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं। तो ये कब तक खेल पाकिस्तान के अंदर चलता रहेगा कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कॉल निकाल के हम जो ज़मीनी हक़ाइक़ के अंदर फिट करके ये कहते हैं कि देखें हमने तो वो कर दिया जो आज से 1400 साल पहले किया गया था, या जिसकी ख्वाहिश आज से 1400 साल पहले की जा रही थी, या जिसकी ख्वाहिश 75 साल पहले कायदे मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, या 80 साल पहले या 85 साल पहले इलामा इकबाल साहब फरमा रहे थे। तो ये जो एक वतीरा है मेरा ख्याल है इसे भी ख़त्म होना चाहिए। आज परवेज़ खट्टक साहब के इंतकाल की खबर फैल गई और बाकायदा ताज़ीती पैगामात भी जारी कर दिए गए। ये बताया गया कि कैंसर में मुब्तला थे और आज वो कैंसर की वजह से इंतकाल कर गए। और फिर जब बहुत ज़्यादा इस खबर को डिग आउट किया गया तो पता चला कि परवेज़ खट्टक साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं, बस वो ज़रा थोड़ा सा साइड पे हैं और क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उनकी नहीं हैं तो इस वजह से ये खबर इस टाइप की गर्दिश कर रही है। जबकि वो ठीक ठाक सेहतमंद हैं, सुबह नाश्ता भी करते हैं, दोपहर को लंच भी करते हैं, शाम के वक्त वो डिनर भी करते हैं, फिर वो अपने दोस्तों से भी मिलते हैं और दोस्तों के साथ उनका राब्ता भी है। तो बिल्कुल सेहतमंद हैं। और फिर ये भी कहा गया कि ये खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उड़ाई गई है ताकि इस किस्म का क्यास जो फैला के
ये जो शंघाई तावन तंजीम है उसके अंदर रखना डाला जाए। तो आने वाले दिनों में वो कहते हैं कि आप मुहतात रहिएगा कि किसी के भी इंतकाल की खबर आ सकती है, लेकिन उस इंतकाल का मतलब ये नहीं है कि खबर दुरुस्त है। आपने ज़रूर चेक कर लेना है और उसके बाद फिर ताज़ीती पैगाम आपने जारी करना है। इस तरह ताज़ीती पैगाम जारी ना करें। तो परवेज़ खटक साहब हयात हैं और मैं उनकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब से किसी ने पूछा कि जनाब नए जो चीफ़ जस्टिस साहब उनका नोटिफिकेशन कब होगा, तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि 24 अक्टूबर तक मैं पाबंद हूँ कि उस दिन तक हम ये नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। इससे पहले काजी फाजी साहब का जो नोटिफिकेशन था वो 3 महीने पहले रिलीज़ हुआ था और उसकी वजह ये थी कि केयर टेकर गवर्नमेंट आनी थी, तो हमने उससे पहले वो नोटिफिकेशन कर दिया था क्योंकि उस वक्त तक हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती। लेकिन जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है उनका जो नोटिफिकेशन है वो 24 अक्टूबर तक आ सकता है। तो आज उन्होंने तारीख दे दी है 24 अक्टूबर की। अब 25 अक्टूबर को ज़ाहिर है काजी फायज़ साहब रिटायर हो जाएंगे, वो तो चले जाएंगे। तो 24 तारीख को गवर्नमेंट जो है सोच रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। उससे पहले गवर्नमेंट एक हल्ला बोलेगी कि किसी न किसी तरीके से आइनी तरामीम हो जाएं, और अगर आइनी तरामीम हो जाती हैं तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हो सकता है रुक जाए, या फिर एक नई अदालत बन जाए जिसमें काजी फायज़ साहब को शिफ्ट कर दिया जाए और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे दी जाए और उसके साथ ही उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। गंडापुर साहब के बारे में एक इतला आई है और ये इतला इंफॉर्मेशन है कि गंडापुर साहब अगर 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के अंदर कोई धरना होता है या एहतजाज होता है तो गंडापुर साहब उसके अंदर शरीक नहीं होंगे, ना वो खुद शरीक होंगे, ना खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के जो वसाइल हैं उसको वो इस्तेमाल करेंगे। और उसकी वजह यह है क्योंकि गंडापुर साहब नाराज़ है। उनका ये कहना था कि जब पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ तो मुझे उसमें शामिल ही नहीं किया गया, मुझे पूछा ही नहीं गया। अब अगर आपने मुझे शामिल नहीं किया तो ठीक है, अब आप एहतजाज कर लें, पहुँच जाए डी चौक में जिसने पहुँचना है। तो गंडापुर साहब जो हैं वो प्राइवेटली ये कह रहे हैं कि जनाब मेरा इस धरने के साथ या इस एहतजाज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुझे क्योंकि ऑन बोर्ड नहीं किया गया था, मेरी राय नहीं ली गई थी, लिहाजा मैं अपने आप को इस सारे मामले से, इस सारे कज़िये से साइड पर रख रहा हूँ। अब आपने अनाउंस किया है तो आप ही फिर डी चौक पहुँचें और आप ही वहाँ पर धरना दें, मैं तो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। ये ऑफिशियल उनकी स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये उनके दोस्त और उनके जो दाएं बाएं लोग मौजूद हैं वो सब ये कह रहे हैं कि गंडापुर साहब ने इस प्रोटेस्ट से अपने आप को अलग कर लिया है, अब वो इसमें शरीक नहीं होंगे। उनका दावा यही है कि जी पार्टी जाने और पार्टी का काम जाने, क्योंकि मुझे तो किसी ने कहा नहीं था। अलबत्ता अगर इमरान खान साहब कहें तो फिर मैं हाज़िर हूँ, लेकिन इमरान खान साहब के साथ ज़ाहिर है उनका राब्ता ही नहीं है। तो लिहाजा इमरान खान साहब का अगर अब कोई हुक्म नहीं आ रहा तो गंडापुर साहब जो है इस प्रोटेस्ट के अंदर शरीक नहीं हो रहे। अब ये प्रोटेस्ट जो है या गौहर खान साहब को करना पड़ेगा, या उमर अयूब साहब को करना पड़ेगा, या वकास अकरम साहब को करना पड़ेगा। गंडापुर साहब इसमें शरीक नहीं हो रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीलाग में मुलाकात होगी।